शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 62। जिया की मौत। जिया एक प्यारी सबको प्यार करने वाली लड़की थी, लेकिन उस बूढ़े एल्ड की वजह से उसे उन इंसानों को मरना पड़ता है। इसके बाद जिया अपने कमरे में बाहर दिखते हुए इसका अफसोस मना रही थी। तभी उसके पास एक नौकरानी आती है और वो जिया को बताती है, महारानी रस्म का समय हो गया है, इसलिए आपको एल्ड बुला रहे हैं। ये सुनकर जिया उदास होकर कहती है, पता नहीं ये भाग्य क्या क्या करवाता है। जिया खंजर लेकर उसी हॉल में आ जाती है जहां जंजीरों से बंदी मिया बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ भले लिए सैनिक खड़े हुए थे। बूढ़ा एल्डर कहता है, आओ महारानी, और अपनी बड़ी बहन को इस जिंदगी से आजाद कर दो। जिया अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा उदास थी और मिया उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। जिया मिया के पास जाकर उसके सामने बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए अपना ताज और कवच मिया को पहना देती है। इससे सब चौंक जाते हैं। मिया को भी कुछ समझ में नहीं आता। बूढ़ा एल्डर सख्त आवाज में खड़ा होकर पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? मिया भी हैरानी से जिया से पूछती है, छोटी बहन ये तुमने अभी क्या किया? इस पर जिया उसके गले से लग जाती है और जवाब देती है, बड़ी बहन तुम्हारा सपना था कि तुम वंश को उसकी ऊंचाइयों तक आगे लेकर जाओ और रेगिस्तान की सारी बाधाओं को खत्म कर सको, और मेरा सपना बस आजादी है। अब हम वो सब मिलेगा जो हमें चाहिए। हम दोनों एक दूसरे की मौत भी देखना नहीं चाहते, तो फिर एक दूसरे को मार कैसे सकते हैं? तुम मुझसे ज्यादा रानी बनने के लायक हो, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। वो बूढ़ा एल्डर सैनिकों को इशारा करते हुए कहता है, इस धोखेबाज को पकड़ लो। सैनिक जैसे ही जिया को पकड़ने के लिए चलते हैं, तभी एकदम से जिया अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देती है। इससे सभी सैनिक दूर जाकर गिरते हैं। जिया के अंदर से बहुत ताकतवर ऊर्जा निकल रही थी जिससे सब हिल जाते हैं। कोई उसके करीब नहीं जा पा रहा था। मिया उसे रोकते हुए कहती है, जिया तुम मना की हुई टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हो। ये टेक्निक बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे अभी बंद करो। ये कहते हुए मिया जिया को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एकदम से और ज्यादा तेज ऊर्जा निकलती है और फिर जिया वहां से गायब हो जाती है। मिया खड़ी होकर बस ये देखती ही रह जाती है और उसे रोक नहीं पाती। सभी सैनिक मिया के आगे झुककर कहते हैं, मुबारक हो रानी मेड्यूसा। खड़े हो जाओ। रानी मेड्यूसा बनी मिया कहती है। वो बूढ़ा एल्डर बताते हुए कहता है, वो भाग गई, उसने वंश के कानून को तोड़ा है महारानी, इसलिए अब आपको उसे सजा देनी होगी। गद्दार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। रानी मेड्यूसा जवाब देती है, मैं गद्दार को वापस जरूर लाऊंगी। जिया को अब ये सब पूरी तरह से याद आ गया था और रानी मेड्यूसा ने बर्फ मास्टर को खत्म करने के लिए बड़ा सा लाल ऊर्जा का पोर्टल बन लिया था। रानी मेड्यूसा कहती है, इस दुनिया के नियम बिल्कुल भी सही नहीं है। बस ताकतवर ही यहाँ राज करते हैं। ये दुनिया बहुत ज्यादा पागल है और मेरे पास युद्ध को रोकने या शुरू करने की एबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों की रक्षा कर सकती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। रानी ने इतना कहा ही था कि तभी पोर्टल के अंदर से बहुत बड़ा लाल रंग का सांप बाहर निकल आता है। ये देखकर बर्फ मास्टर रानी मेड्यूसा से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ मरने वाला हूँ। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई नई शुरुआत नहीं की, लेकिन आज मैं उदेवी रोकथाम की उन सारी जंजीरों को तोड़ दूंगा। इतना कहकर बर्फ मास्टर बहुत सारे बर्फ के ड्रैगन बना देते हैं और सभी को एक साथ रानी मेड्यूसा की तरफ भेज देते हैं। रानी मेड्यूसा भी ये देखकर अपने उस बड़े से सांप को सीधा उसकी तरफ आते ड्रैगन की तरफ भेज देती है। रानी मेड्यूसा का वो अकेला सांप बर्फ मास्टर के सभी ड्रैगन जितना बड़ा लग रहा था और उनके एक दूसरे की तरफ अपने अपने वार छोड़ने से वहां सब कुछ हिलने लग जाता है। नागवंश का वो बूढ़ा एल्डर भी ये सब देख रहा था। उन दोनों के वार काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी बीच में जिया तेजी से उड़कर आ जाती है।
जिया तेज आवाज में उन्हें रोकते हुए कहती है, प्लीज आप दोनों रुक जाओ, ऐसा मत करो। बर्फ मास्टर इससे घबरा जाते हैं और तुरंत ही अपने वार को सामने से हटाकर इधर उधर मोड़ देते ही। रानी मेड्यूसा भी ऐसा करने की कोशिश करती है लेकिन वो समय पर रोक नहीं पाती। ये देख के बर्फ मास्टर तेजी से जिया को बचाने के लिए भागते हैं और सेनापति ये देखकर तीर छोड़ देता है। बर्फ मास्टर जैसे ही जिया को पकड़ते हैं तो तीर उसकी छाती में घुस जाता है, लेकिन बर्फ मास्टर रानी मेड्यूसा के सारे वार को अपने ऊपर लेकर जिया को बचा लेते हैं। बर्फ मास्टर के सारे ड्रैगन इधर उधर पहाड़ों से टकरा कर खत्म हो जाते हैं और रानी मेड्यूसा का वार खुद पर लेने से बर्फ मास्टर के बाल एकदम से सफेद पड़ जाते हैं, उनका शरीर भी बूढ़ा होने लगता है। जिया को लेकर वो वापस नीचे आ जाते हैं और अटकी अटकी सी सांसें लेने लगते हैं, तभी उनका ध्यान जिया के दिल के पार हुए तीर पर जाता है। ये देखकर बर्फ मास्टर पागल से हो जाते हैं और गुस्से में जोर से चिल्लाते हैं, नहीं। सेनापति अपने धनुष को ऊपर उठाते हुए बहादुरी में अपनी छाती को पीटते हुए चिल्लाता है, या। बर्फ मास्टर जिया को देखते हुए सुबकियां लेते हुए रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि आज दूसरी बार उन्होंने किसी को खोया था। वहां चारों तरफ तितलियां उड़ने लगती है। जिया के अंदर अभी सांस बाकी थी और वो बर्फ मास्टर को चुप करते हुए कहती है, प्लीज आप मत रो। रोते वक्त आप उतने हैंडसम नहीं लगते। बर्फ मास्टर के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जिया उनसे पूछते हुए कहती है, मैं अभी तक आपका नाम नहीं जान पाई, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? सुबकियां लेते हुए बर्फ मास्टर बताते हुए पूछते हैं, उदयवीर सिंह, मेरा नाम उदयवीर सिंह है, और तुम्हारा? जिया बताती है, मैं जिया हूँ, बिल्कुल एक तितली की तरह, और अब मैं आजाद हो जाऊंगी बिल्कुल एक तितली की तरह। तभी रानी मेड्यूसा भी वही उनके पास नीचे आ जाती है। उन्हें देखकर जिया कहती है, बड़ी बहन मुझे माफ कर देना, मैंने फिर से तुम्हें चिंता में डाल दिया। रानी मेड्यूसा की आंखों से आंसू की धारा बहे चली जाती है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिया अपनी बहन से धीमी आवाज में फिर से कहती है, बड़ी बहन इस बार मुझ पर गर्व महसूस करना, क्योंकि आज मैंने वो हासिल कर लिया जो मुझे चाहिए था। मेरी इस जिंदगी में तुम वो दो लोग हो जिन्हें मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि तुम अच्छे से जिंदगी जियोगे। आजादी से जीना। इतना कहकर जिया अपना दम तोड़ देती है और बर्फ मास्टर जोर से रोने लगते हैं, नहीं। रानी मेड्यूसा बर्फ मास्टर के हाथों से अपनी बहन को ले लेती है और वहां से जाते हुए कहती है, इस बार मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर अगली बार तुम मुझे दिखे तो फिर तुम अच्छे से जानते हो कि तब क्या होगा। वो बूढ़ा एल्डर रानी को ऑर्डर देते हुए कहता है, इस आदमी को खत्म कर दो, ये मेरा आदेश है। वहां और बाकी एल्डर भी आ गए थे। रानी कोई जवाब नहीं देती और अपनी बहन के शरीर को लिए वहां से जाने लगती है। वो बूढ़ा एल्डर खुद ही बर्फ मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी रानी मेड्यूसा कहती है, उसे हाथ लगाने की कोई भी हिम्मत मत करना। ये सुनकर वो बड़ा एल्डर रुक जाता है और उसके साथी भी रानी के मुंह से ये सुनकर चौंक जाते हैं। बूढ़ा एल्डर रानी से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चले? रानी मेड्यूसा ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपने अंदर से अपनी ऊर्जा शक्ति का एक झटका उस बूढ़े को मरते हुए गुस्से में कहती है, अपनी बकवास बंद करो रानी, मैं हूँ। वो बूढ़ा इससे घबरा कर चुप हो जाता है और रानी वहां से आगे जाते हुए कहती है, एक इंसान का दिल सिर उसी की बातें मानता है। अगर तुम उस पर काबू करना चाहोगे तो एक ना एक दिन वो खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। अब मुझे मौत के इस खेल से नफरत होने लगी है। केवल एक ही इंसान के पास उसका रास्ता चुनने का हक होता है। इसलिए आज और अभी से वंश के सारे बेकार के नियमों को खत्म कर दो। अब मैं अपने नाग वंश को अपने तरीके से आगे बढ़ाऊंगी। उनकी आजादी के लिए लड़ूंगी। ये सुनकर सभी सैनिक और एल्डर रानी के आगे झुक जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ा नहीं झुकता, वो बस रानी को घूरता रहता है।
बाकी सब रानी का साथ देते हुए कहते हैं हम अपनी आखिरी सांस तक रानी का साथ देंगे। अब मजबूरन उस बूढ़े को भी रानी के आगे झुकना पड़ता है। घायल बर्फ मास्टर वही जमीन पर ही पड़े हुए थे और जिया के लॉकेट को देखने लगते हैं। बर्फ मास्टर ऊपर आसमान को देखते हुए मन ही मन कहते हैं मुझे आज आखिरकार वो फीलिंग महसूस हुई जो किसी के तुम्हारी जिंदगी में होने से महसूस होती है। इस फीलिंग को जाहिर नहीं किया जा सकता, ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है और इसे खोने का गम भी दुनिया का सबसे बड़ा गम है। क्योंकि अच्छी चीज इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहती। ये सब याद करते हुए बूढ़े बर्फ मास्टर रेगिस्तान में अपने उस घर के अंदर बैठे हुए थे और आज भी उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि जिया को खोने का वो गम उनके दिल से आज तक नहीं गया था। दूसरी तरफ शौर्य जिस नीले लोट्स की फ्लेम को हासिल करने के लिए गया था उसको रानी मेड्यूसा ने काफी मेहनत करने के बाद हासिल कर लिया था। शौर्य को ये फ्लेम अपने 3 साल के एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए थी, लेकिन इसके पीछे बाकी लोग भी पड़े हुए थे जिससे उन सब के बीच में युद्ध छिड़ जाता है और इस वजह से सहारा डेजर्ट में शांति नाम की चीज भी नहीं बचती। शौर्य को इस रेगिस्तान में अभी तक पूरे 2 महीने हो गए थे और उसे अभी तक वो नहीं मिला था जो उसे चाहिए था। शौर्य मास्टर के साथ रेगिस्तान में आगे बढ़े चले जा रहा था। रेगिस्तान में आंधी चल रही थी और शौर्य अपने मुंह और सिर पर काला कपड़ा बांधे आंखों के आगे हाथ लगाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े चला जा रहा था। शौर्य मास्टर से पूछता है मास्टर हमें इस रेगिस्तान में आए पूरे 2 महीने हो गए हैं। मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उसे मिस कर दिया हो। मास्टर जवाब देते हैं नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, आगे बढ़ते रहो, मुझे अब इस जगह से नफरत हो गई है। शौर्य आगे कहता है और आगे बढ़ता रहता है। तूफान काफी तेज था जिसमें आगे बढ़ पाना शौर्य के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, जबकि मास्टर को कुछ नहीं हो रहा था, वो आराम से आगे बढ़ रहे थे। मास्टर बताते हुए कहते हैं आगे बढ़ते रहो, कुछ देर बाद तुम्हें नाग वंश के लोगों का मंदिर दिखाई देगा। क्या कहा मास्टर, सुनाई नहीं आया? शौर्य मास्टर को जवाब देता है। इस पर मास्टर उसकी गिरेबान पकड़कर बताते हैं मंदिर पहुंचने वाले हैं। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 63। रेगिस्तान में हरा भरा जंगल। तरुण और मेडिसिन मास्टर दोनों रेगिस्तान में काफी आगे आ गए थे नीले कमल की फ्लेम की तलाश में जो रानी मेड्यूसा ने हासिल कर ली थी। मास्टर तरुण को बताते हैं कि वो मंदिर पहुंचने वाले हैं और ये सुनकर तरुण खुश होकर अपने मुंह और सिर पर लपेटे उस काले पकड़े को उतार फेंकता है। शौर्य खुशी में जोर से चिल्लाकर कहता है मेरी फ्लेम में आ रहा हूं। खुशी में मुंह खोलना शौर्य को भारी पड़ जाता है क्योंकि एक छोटी छिपकली सामने से उड़ी आ रही थी जो उसके मुंह में फंस जाती है। इससे शौर्य की सांस अटक जाती है, तभी मास्टर जोर से उसकी कमर में एक मरते हैं और शौर्य के मुंह से वो छिपकली निकलकर बाहर गिर जाती है। शौर्य बहुत जोर जोर से खसता है और सांस लेते हुए कहता है मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मास्टर उसे पकड़कर खड़ा करते हैं और कहते हैं शौर्य एक बार अपनी हालत तो देखो। शौर्य हल्के से खांसते हुए पूछता है क्या हुआ मास्टर? मास्टर बताते हुए कहते हैं आगे चलो और पानी का कोई साधन ढूंढो ताकि कुछ पानी मिल सके। अगर ऐसा है तो फिर तो चलना बनता है क्योंकि प्यास की वजह से मेरा मरना तय लग रहा है। इतना कहकर शौर्य खड़ा होकर आंख के सामने हाथ करते हुए आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और अभी तक शौर्य मास्टर के साथ बस चले ही जा रहा था। उसे अभी तक मंदिर नहीं दिखाई दिया था। थोड़ी देर और आगे चलने के बाद शौर्य एक रेत के ढेर के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और सामने देखकर अपने आंखें मसलने लगता है। सामने थोड़ी आगे एक पेड़ पौधों को जगह दिखाई दे रही थी। शौर्य फिर से आंखें मसलता है और फिर से वही जगह दिखाई देती है। इस पर शौर्य मास्टर से पूछता है मास्टर ये फिर से कोई भ्रम तो नहीं है ना? मास्टर आगे देखते हुए बताते हैं ये एक हरी भरी जगह है। चल बच्चे आज रात हम यही आराम करेंगे।
शौर्य खुशी से उछलता है और कहता है, मास्टर, आज मैं पेट भरने तक पानी पीता रहूंगा। चलो। इतना कहकर शौर्य तेजी से आगे उस जगह की तरफ भागता है। वो जगह सच में ही थी, कोई भ्रम नहीं थी। शौर्य और मास्टर वहां पहुंच जाते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। अंदर बहुत सारे खजूर और कई तरह के अन्य पेड़ भी थे, वहां हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी। शौर्य मास्टर के साथ आगे बढ़ते हुए बताते हुए कहता है, मास्टर, हमें आखिरकार एक दूसरी हरी भरी जगह इस रेगिस्तान के अंदर मिल ही गई, जहां एक चिड़िया तक भी नहीं है। अब मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं रिकवर हो गया हूं। दोनों आगे बढ़ रहे थे और थोड़ा अंदर चलकर वो देखते हैं कि वहां नागवंश की औरतों की मूर्तियां बनी हुई है। मास्टर उस जगह को काफी गौर से परख रहे थे। शौर्य उन मूर्तियों को देखकर बताता है, मास्टर, यहाँ ये अजीब सी मूर्तियां बनी हुई है। मास्टर सारी जगह को परखते हुए शौर्य को बताते हुए कहते हैं, शौर्य, मुझे ये जगह कुछ अजीब लग रही है। क्या मास्टर, आप भी बेवजह चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ ये बस कुछ मूर्तियां ही तो है, और वैसे भी मेरे पास आप है, फिर मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? शौर्य जवाब देते हुए कहता है। शौर्य मस्ती में आगे चले जा रहा था और मास्टर उसके पीछे चलते हुए कहते हैं, बच्चे, अगर कोई बड़ा खतरा आ गया तो तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों से कुछ भी नहीं होगा। शौर्य मास्टर की बात को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़े जाता है। पल भर में ही सूरज डूब जाता है और आधा चांद निकल आता है। रात हो गई थी और शौर्य अभी भी मास्टर के साथ आगे बढ़े जा रहा था, तभी उसे आगे पानी का एहसास होता है। मास्टर, आगे पानी है। चलो चलकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। शौर्य खुशी से कहता है और सीधा आगे की तरफ भाग जाता है। मास्टर भी उसके पीछे तेजी से आने लगते हैं ताकि कहीं वो कोई बड़ी गलती ना कर दे। शौर्य काफी आगे आ जाता है और तभी उसे किसी चीज का आगे एहसास होता है। शौर्य आगे बढ़ते हुए रुक जाता है और मास्टर उससे कहते हैं, आगे कुछ तो है, इसलिए साइड से छिपकर चलते हैं और चेक करते हैं। शौर्य मास्टर की बात समझ जाता है और उनके साथ रास्ते से हटकर साइड में पेड़ों के बीच से छिपते हुए आगे चलने लगता है। छिपते हुए वो आगे बड़े से पानी के तालाब से थोड़ा आगे आ जाते हैं और वहां पड़े हुए एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। पत्थर एक जगह से टूट रहा था और उसके पीछे से शौर्य आगे तालाब में देखता है और पाता है कि वहां पानी में एक सुंदर औरत थी। उसे देखकर शौर्य कहता है, अब ये कौन है? तभी ऊपर से अपने आप तालाब पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बरसने लगती है और उस औरत के चेहरे पर कुछ पंखुड़ी गिरती है। इस औरत ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, गोरा बदन, लंबे बाल और नीचे का पूरा शरीर पानी के अंदर था। ये औरत ही खुद रानी मेड्यूसा थी। फूल की पंखुड़ियों के गिरने के साथ साथ रानी मेड्यूसा पानी के अंदर नाचने लगती है और शौर्य आंखें फाड़कर उसे ही देखने लगता है। तभी मास्टर उसको एक मरते हैं और शौर्य अपना सिर पकड़कर धीमी आवाज में पूछता है, मास्टर, मुझे क्यों मारा? मास्टर कुछ नहीं बताते हैं और खुद आगे देखने लगते हैं। इस पर शौर्य मास्टर की तरफ मुस्कुराने लगता है और खुद भी उनके साथ आगे पानी में उस औरत को नाचता देखने लगता है। रानी मेड्यूसा का नाग वाला हिस्सा भी पानी से बाहर निकलकर दिखाई देने लगता है। वो नाचने में पूरी मदहोश हो गई थी। मास्टर बताते हुए कहते हैं, ये नाग औरत नाच रही है। नाच रही है, पर कुछ भी कहो, कसम से ये बहुत कमाल की लग रही है। शौर्य कहता है। इस पर मास्टर फिर से उसे एक मार कर कहते हैं, अश्लील लड़का, मेरी भी शर्म नहीं कर रहा। शौर्य को काफी जोर की पड़ी थी और वो अपना सिर पकड़ लेता है। मास्टर उसे आगे बताते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने इस तरह का नाच कहीं तो देखा है। मास्टर उस औरत के अंदर से निकलती ऊर्जा शक्ति को महसूस करते हुए बताते हैं, ये ऊर्जा शक्ति ये रानी मेड्यूसा है। ये सुनकर शौर्य की सारी हवा पल भर में ही निकल जाती है और वो बुरी तरह से घबरा जाता है।
शौर्य डर के मारे पीछे हटने लगता है, तभी मास्टर अपनी शक्ति से उसके चारों तरफ एक गोला बना देते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने पहले ही तुम्हारी ऊर्जा शक्ति को तुम्हारे अंदर ही कैद कर दिया था। अगर ये पहले नहीं करता तो अभी तक इसे तुम्हारे बारे में पता चल गया होता। मास्टर बताते हैं। ये सुनकर शौर्य की सांस में सांस आती है और वो लंबी सांस अंदर खींचकर कहता है, मैं तो बेकार में ही इतना घबरा गया था। वैसे कुछ भी कहो, हमारा यहाँ आना बेकार नहीं हुआ। अब हम फ्लेम हासिल कर सकते हैं और उसके लिए हमें कुछ जल्दी से सोचना होगा। इस पर मास्टर बताते हैं, यहाँ कोई फ्लेम की ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। शायद इसके पास वो फ्लेम नहीं है। ये सुनकर शौर्य जवाब देते हुए कहता है, कोई बात नहीं मास्टर, आप ज्यादा मत सोचिए। अब छुपकर इस रानी मेड्यूसा को नाचते हुए देखते हैं। हमें शायद फ्लेम देखने को मिल जाए। मास्टर और शौर्य दोनों ही रानी मेड्यूसा को छुपकर नाचते हुए देखने लगते हैं। रानी मेड्यूसा मस्ती में नाचती जा रही थी और अपने साथ साथ आसमान से गिरते फूलों को भी घुमा रही थी। अब वो एकदम से नाचते हुए अपनी नाग की आत्मा को बाहर निकाल लेती है और एक बहुत बड़ा लाल आग में जलता हुआ सांप बाहर निकल आता है। ये सांप करीब 30 से 40 मीटर लंबा और करीब 5 मीटर से ज्यादा मोटा था। सांप काफी खतरनाक कर लग रहा था और ये देखकर मास्टर कहते हैं, इसने अचानक से अपनी नाग की आत्मा को बाहर निकाल लिया। वो नाग रानी मेड्यूसा के ठीक ऊपर हवा में था और रानी बिना रुके अपने नाच में लगी हुई थी। मास्टर उसे गौर से देख रहे थे और तभी वो बताते हैं, ये नाच एक तरह से इनके इवोल्व होने का नाच है। ये कैसे हो सकता है? शौर्य पूछता है। मास्टर बताते हैं, प्राचीन काल से ही नाग वंश में आगे बढ़ने या इवोल्व होने की एक टेक्निक रही है जो सिर्फ रानी के लिए है। इसमें इवोल्व होने से पहले रानी को एक पवित्र तालाब में पुरखों की दुआएं लेने के लिए नाच करना पड़ता है, ताकि उनके पूर्वज उनकी रक्षा कर सके, क्योंकि इस तरह की टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर ये कामयाब रही तो सीधा 9 लेवल पर पहुंच जाएगी और अगर नाकाम हुई तो इसकी सोल खत्म हो जाएगी। ये सुनकर शौर्य मास्टर से पूछता है, क्या आप भी ऐसे ही इवोल्व हो सकते हो मास्टर? मास्टर इस पर फिर से उसे एक मरते हैं और शौर्य अपना सिर पकड़कर पूछता है, मास्टर इस बार क्यों मारा? मास्टर जवाब देते हैं, तुम्हें मैं नाग वंश से लगता हूं क्या? शौर्य इस पर चुप हो जाता है और मास्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शौर्य सोचते हुए झट से जवाब देता है, एक फ्लेम। मास्टर बताते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल तुम्हारी तरह इसको भी आगे बढ़ने के लिए एक फ्लेम की जरूरत पड़ रही है। इस पर शौर्य जोश में कहता है, अगर ऐसा है तो रानी मेड्यूसा के फ्लेम को हासिल करने से पहले हमें फ्लेम को चुराना होगा। ठीक है, इसके लिए हमें इस पर नजर रखनी होगी। अब यही हमें फ्लेम तक लेकर जाएगी। मास्टर बताते हुए कहते हैं। इतना सुनकर शौर्य रानी को देखने लगता है। रानी अपना डांस पूरा करती है और इसके बाद उनकी सोल वापस से उनके अंदर समा जाती है। रानी की आंखें लाल हो जाती है और वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है तो उन्हें छुपकर देख रहा शौर्य नजर आ जाता है। दोनों की निगाहें जैसे ही आपस में टकराती है तो शौर्य एकदम से कहीं और ही खो जाता है, लेकिन तभी मास्टर शौर्य के कंधे पर हाथ रखते हैं और शौर्य रानी के उस भ्रम से बाहर निकल आता है। शौर्य झट से मास्टर को बताता है, मास्टर उसने मुझे देख लिया। ये सुनकर मास्टर कहते हैं, ठीक है, अब जल्दी से यहाँ से चलो। रानी तालाब से सामने की तरफ आने लगती है और तभी सामने से उनकी 5 नाग वंश की औरतें आ जाती है। वो सभी रानी के आगे झुककर उन्हें सम्मान देते हुए पुकारती है, महारानी। वो सभी नाग कन्याएं काफी शक्तिशाली लग रही थी और रानी उनकी लीडर को बताते हुए कहती है, पाखी तुम्हारे होते हुए भी कोई मेहमान अंदर घुस आया है। पाखी जवाब देती है, मैं समझ गई महारानी। इतना कहकर पाखी कई सारे सांपों में बदलकर वहां से तेजी से उड़ जाती है और बाकी नाग कन्याएं वहां से वापस चली जाती है। इसी के साथ रानी मेड्यूसा भी वहां से गायब हो जाती है।
शौर्य छिपकर रानी मेड्यूसा को देख रहा था और रानी ने उसे देख लिया था और फिर उसके पीछे उसे पकड़ने और मारने के लिए अपनी एक शक्तिशाली योद्धा पाखी को भेज दिया था। पाखी शौर्य को ढूंढने लग जाती है, क्या वो उससे बच पाएगा या पकड़ा जाएगा। अगर शौर्य इससे भी बच जाएगा तो रानी तो वहां से गायब हो चुकी थी, फिर वो रानी को ढूंढकर फ्लेम तक कैसे पहुंच पाएगा।